मुख्तार अंसारी जेल में सिनेमा हॉल पे टिकट बेचते थे, ब्लैक करते थे, और इनके भाई अफजाल अंसारी साइकिल स्टैंड का साइकिल का ठेका लगाते थे। यही इन लोगों की स्थितियाँ थी। अभी दिखाते हैं आप लोग राष्ट्रीय चैनलों पर चलते हैं कि मुख्तार अंसारी के दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अंसारी था, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरी चीज़ आप लोग दिखाते हैं कि इनके नाना का नाम ब्रिगेडियर उस्मान था, जो नौशेरा के शेर थे। नौशेरा की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, परमवीर चक्र विजेता था। तीसरी बात आप लोग दिखाते हैं कि इनके चाचा का नाम डॉक्टर हामिद अंसारी है। यह तीनों बातें गलत हैं। मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद के रहने ही वाले नहीं हैं, मासूमपुर बलिया के रहने वाले थे। इनके पिता की ननिहाल थी, यहाँ आए थे। इनके दादा का नाम कासिम अंसारी है। इनकी ननिहाल गाजीपुर में सैदपुर के पास सैदपुर भितरी है, एक कोई गांव में नाम भूल रहा हूँ, वहाँ उनकी ननिहाल है। ब्रिगेडियर उस्मान रहने वाले मऊ जिले के घोसी के पास बीबीपुर के रहने वाले हैं, तो कैसे नाना हुए। तीसरी बात कि जिनको चाचा बताया जा रहा है वो गांव के हैं। गांव में तो सबका कोई, जिस गांव में आप रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो गांव के लोगों में चाचा, नाना, दादा, जो भी पद है, भैया भाभी सब रहता ही है, तो उस तरह के पद रहे। सीधे रिश्ता नहीं है। इसको गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है। मतलब सत्य कुछ और, सत्य जो हम बता रहे हैं वही यही निकलेगा। आप जाँच करवा ले, जो चाहे जाँच करवा ले। नमस्कार, न्यूज़ व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त मऊ पर आ गए हैं। मऊ ऐसी सीट जहां से मुख्तार अंसारी की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और 5 बार लगातार यहां से मुख्तार अंसारी जीत करके विधायक एक तरीके से विधानसभा पर पहुंचा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में भी उसका बेटा अब्बास यहां से विधायक है, और आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे अशोक सिंह जी हैं, जो भाजपा से आप चुनाव लड़े थे अब्बास के खिलाफ, और तमाम सारे परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे कि उस समय मऊ का एक तरीके से मुख्तार अंसारी कैसे विधानसभा पे लगातार 5 बार पहुंचता रहा, और तमाम सारे जो मऊ दंगे, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। पहले मैं इस बातचीत से शुरुआत करूँगा कि हम लगातार मऊ गाजीपुर के इलाके पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और तमाम सारे नेता आज मुख्तार अंसारी के घर पे, फाटक वाले दरबार पे पहुंच रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके लिए मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? क्योंकि हमने बहुत लोगों से ये सवाल किया। माफिया को माफिया ही कहेंगे, जिनके लिए मसीहा है वो लोग जा रहे हैं। अपनी मौत मरा है मुख्तार, हार्ट अटैक आया। इसके पहले भी एक बार उनकी और उनकी पत्नी को बांदा जेल में आया, हार्ट अटैक आया था, लेकर लोग आए थे पीजीआई में। तो मौत किसी की आ सकती है, अटैक आपको भी आ सकता है, हमको भी आ रहा है। उसको प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। उसमें भाई सरकार या सत्ता, इसका क्या दोष है? मौत तो किसी की आ सकती है, और अटैक पहले भी आया था। तमाम लोग हैं, देखते हैं नाचते गाते, एक अटैक आ रहा है। अभी देख रहे हैं खिलाड़ी हैं, जिम कर रहे हैं लोग, एक अटैक मर जा रहे, तो कम से कम 2 अटैक झेले। और माफिया को माफिया, जिनके लिए मसीहा है, सपा बसपा की सरकारें थी, माफिया परस्त थी, और हमेशा इन लोगों ने माफियाओं को परिचय दिया है। कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, अखिल कुमार जी उस समय एसपी थे। जब वह जांच उस दिशा में ले गए कि जो इन लोगों की टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, उसमें जो वायरल हुआ था, जो आज चलता है, हाँ, चोटी काटने का, तो ये सारी बातें जब आ गई तो देखा गया कि अभी तो ये मानेंगे नहीं। तेज आदमी हैं, ईमानदार आदमी, तो उनको ज़बरदस्ती, मुलायम सिंह की सरकार थी, भेज दिया गया ट्रेनिंग में विदेश। तो हमेशा ये लोग परिचय दिए हैं। पूरी भाजपा की जो भी कमेटी है, राजनाथ सिंह जी लगातार धरने पर है, उसमें अटल जी है, अडवाणी जी है, तमाम लोग धरने पर है, और पूरा उनका परिवार यही मांग करता रहा कि सीबीआई जाँच आप करा दो। हम कहते हैं अगर हम गलत नहीं हैं या गलत भी हैं, जो भी गलत है, तो मैं अगर सत्ता पे बैठा हूँ, संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हूँ, तो हमारे लिए सब लोग बराबर है, न कोई सपा, न बसपा, न भाजपा। तो उस समय तो यही चाहिए हमको कि जो न्याय है, न्याय हित का काम करें। तो न्याय हित में उनको सीबीआई जांच के लिए अनुमति दे देनी चाहिए। आखिर वो लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अनुमति मिली, सीबीआई जाँच हुई, ठीक है, सीबीआई ने उनको बरी कर दिया, वो अलग बात है। वो उस पर भी तमाम प्रश्न उठते हैं कि भाई 6-6, 7-7 लोगों की हत्या हुई, 400 कारतूस मिली, ठीक है, हम कहते हैं कि जिनको बताया जा रहा है उन्होंने नहीं मारा, मुख्तार ने नहीं मरवाया, मुख्तार ने नहीं मारा, तो आखिर किसने मारा ये अभी तो आना चाहिए जांच में।
कि अगर उनकी मौत हुई, 67 गोली उनके शरीर से निकली थी माननीय कृष्णानंद राय जी के, चोटी काट ली गई। आप बताइए, किसी भी धर्म में यह तो अत्यंत घृणित काम है, अत्यंत जघन्य कार्य है कि मरे हुए व्यक्ति का कोई अंग काट लेना। इससे बर्बरतापूर्ण कोई कार्य तो हो नहीं सकता है। तीन लोगों ने ऐसे ऐसे कार्य कराए और उसके बाद भी ऐसी सरकारें रहीं कि उनको प्रश्रय देती रही, तो उनके लिए तो मसीहा ही हैं। अच्छा, एक आपने बात कही कि जो सीबीआई की जांच में निर्दोष चीज़ें निकली थी, लेकिन वही जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कृष्णानंद राय जी वाले में आया था तो उसमें गवाहों के अभाव के कारण इसमें मतलब कि दोष मुक्त किया गया था। तो दो चीज़ें अलग। जैसे देखिए, सीबीआई पहली बार पूरे भारत में कहीं आप देखे होंगे कि सीबीआई ने हाथ खड़ा कर दिया था, सपा की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, कि हम लोग जांच नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, इस मुकदमे को यहाँ से बाहर किया जाए, उत्तर प्रदेश में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। सीबीआई जैसी संस्था सुरक्षित नहीं थी। उस समय उठा के देख लीजिएगा, अखबारों में रहा और न्यूज़ चैनलों में रहा कि सीबीआई ने हाथ खड़ा कर दिया था। और रही बात गवाहों, सरकारें जब संरक्षण देती है, ये लोग हमेशा जो भी अपराध मुख्तार ने किया है केवल सत्ता के बदौलत किया। जिस दिन सत्ता का साया सर से हट जाता है, आपने भी देखा होगा कि पंजाब से आना न पड़े, घुटने के बल बैठ गए, व्हील चेयर पकड़ लिए, यहाँ जो है तमाम बीमारियाँ आ गई। उसके बाद वहीं क्या यहाँ बाराबंकी के कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनको कुरकुरे और बिस्कुट चाहिए थे। इस माफिया के लिए पोखरे खुदवाए गए थे, रोज़ मछलियाँ मारी जाती थी, रात को पार्टियां होती थी, वहाँ के तत्कालीन डीएम जाकर रात को उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो यह जब यह सत्ता में रहते हैं लोग, तो ये लोग सब कुछ करते हैं, अपराध करते हैं, राजनीति करते हैं, दबाव बनाते हैं। और जब सत्ता का साया हट जाता है, जो ऊपर से पेच कसी जाती है, पूज्य योगी जी की सरकार है, भाजपा की गवर्नमेंट है, तो उसमें देखें कि इनके और इनके लोगों की क्या स्थिति है। अच्छा, आप कहना है कि उस समय डीएम हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब पूरी इनको एक तरीके से दरबार राजशाही वाली फील देता था। तो मतलब डीएम और शासन प्रशासन को भी एक तरीके से नकेल कसने की वो नहीं थी क्या? नहीं, जब ऊपर से छूट रहेगी, हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और हम ही छूट दिए रहेंगे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने भी देखा जब पंजाब में गया, फर्जी मामले में गया, कोई ऐसा मामला नहीं था। वहाँ की सरकार ने इनको केवल सुरक्षित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभियोजन मजबूती से अभियोजन की पैरवी होगी, इन पर मुकदमे हैं, इनको सज़ा हो सकती है, अन्य भी कोई कारण हो सकता है, तो वहाँ लेकर चले गए। आना न पड़े, वहाँ के जेल मंत्री ने सदन में कहा, जो वर्तमान आपकी सरकार है उसके जेल मंत्री ने सदन में अपना बयान दिया कि 57 लाख रुपए सरकार का वकीलों पर खर्च हुआ है, केवल इस नाते कि मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश न आने दिए जाए। तो इस तरह के जब संरक्षण मिलते हैं तो डीएम क्या करेगा, एसपी क्या करेगा? जब उनकी मर्जी से ही उनकी पोस्टिंग होगी तो वह तो जो चाहेंगे वही होगा ना। तो सरकार के लिए मुख्तार इतना ज़रूरी क्यों? अब तो वही लोग बता पाएंगे। वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। ऐसा नहीं है कि मुख्तार के कहने से पूरी माइनॉरिटी जिधर चाहे उधर घुमा दें, लेकिन अब दिमाग में वो फितूर बैठा हुआ है कि नहीं वही चाहेंगे तो हमको वोट मिलेगा। तो उसके लिए अब वोट के लिए हम क्या करेंगे भाई? जो लगातार अपराध कर रहा है, ठीक है किन्हीं कारणों बस आपने, अच्छा कोई उनकी दुश्मनी भी नहीं, शुरुआती दौर में यही नहीं कि परिवार में किसी की हत्या हुई हो, कोई बात हुई हो, रिश्तेदारी में हुई, उसके लिए अपराध किए हों, वह तो केवल मन बढ़ई में और अपने को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दबंग हूँ, उसके लिए उन्होंने सच्चिदानंद राय जी का शुरुआत में उन्होंने हत्या की और वहीं से हत्याओं का दौर शुरू हुआ। तमाम लोग मुकदमे लड़े, कुछ लोग मुकदमा लड़ने से भग गए, कुछ लोग डर गए, कुछ लोग खरीद दिए गए, कुछ लोग मार दिए गए। और जो आप कृष्णानंद राय जी वाले में बात कर रहे हैं, उसमें गवाहों की हत्या हुई है, गवाह गायब कर दिए गए हैं। और सत्ता का ऊपर से रहेगा तो बताइए कौन लोग लड़ेगा? गिने चुने लोग हैं जो लड़ने को तैयार रहे हैं। हम लोगों के केस में सारी गवाहियाँ हुई, 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। विधायक जी का परिचय ये भी है जो चुनाव लड़े थे, सॉरी विधायक बन नहीं पाए थे, मतलब विधायक ही लड़े थे अब्बास के खिलाफ। तो इनका परिचय ये भी है कि मन्ना सिंह ठेकेदार की हत्या हुई थी, तो वो इनके भाई साहब थे। किस वजह से मतलब वो क्या केस था और मतलब किस वजह से हत्या हुई थी, थोड़ा उस पर भी? भाई साहब यहाँ ठेकेदार थे पिडोलडी के, पिडोलडी में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे और मुख्तार अंसारी उस समय दबाव बनाए कि जो लोग काम लेंगे या जिनको काम चाहिए वो 10% हमको गुंडा टैक्स देंगे तभी काम दिया जाएगा। भाई
या 2009 में भाई की हत्या हुई थी, तो 8 वोट से चल रहा था यह। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी मेहनत से कमाई से मेहनत करके 2 पैसे कमाता हूँ, तो टैक्स सरकार को जाता है, जो दूंगा मैं गुंडा क्यों दूँ, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं गुंडा टैक्स क्यों दूँ। तो इन्होंने गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया। इसी नाते इनकी हत्या करवा दी गई। उसमें इनकी हत्या हुई, एक ड्राइवर था शब्बीर उर्फ राजा, उसको गोली लगी। एक राजेश राय जी थे इनके सहयोगी, उनको गोली लगी। राजेश राय जी की बाद में मृत्यु हो गई, और शब्बीर उर्फ राजा जो था वह इनके पक्षद्रोही हो गया मुकदमे में। फिर इसी घटना में चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, मुनीब थे, काम धाम देखते थे। वो जो है वहीं मौके पर थे, यहीं तिराहे पर हुई थी यूनियन बैंक के सामने भाई साहब की हत्या। तो वो राम सिंह मौर्य चश्मदीद गवाह थे। फिर 29 अगस्त 2009 को भाई साहब के होते, 19 मार्च 2010 को आरटीओ दफ्तर, पुराना आरटीओ दफ्तर था आजमगढ़ वाले रोड पे आप जाएंगे तो दक्षिण टोला थाने के आगे, वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। उसमें सिपाही सुरक्षा में मिला था सतीश कुमार, दलित सिपाही था, उसको भी गोली लगी। ऑन स्पॉट राम सिंह मौर्य मर गए, और 3 दिन बाद सतीश कुमार की मृत्यु हो गई। तो इन लोगों ने यह दबाव बनाने के लिए ही कि यह मुकदमे में दबाव बनाने के लिए कि मुकदमे में लोग परिवहन। उसके बाद देखिए 2014 में तरवा थाना है आजमगढ़ में, वहाँ ऐरा कला गांव है, वहाँ काम चल रहा था। वहाँ इन लोगों ने गोली चलवाई, लेबर थे इनके, लोगों का काम चल रहा था ठेकेदारी का, वहाँ उन्होंने गोली चलवा दी। 2 लोग, एक मर गया, घायल हो गया। उसमें हमको और भाई को, दोनों लोगों को, भाई हैं हमारे हरिंदर, उनको जो है मुकदमे में कि वो बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, मैंने फायर किया। जिसका काम चल रहा था यहीं के त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के हैं लोग, उमेश सिंह, राजन सिंह, वो लोग कोल माफिया भी हैं मुख्तार अंसारी के मुकदमे में, उनके गुट के कोल माफिया के रूप में भी चिन्हित हैं लोग, तो उन्हीं के लोग थे। तो वो दिखा दिया गया कि इन लोगों ने चलाया, कि इन लोगों ने गोली चलाया। मतलब आपके ऊपर भी? हमारे ऊपर और भाई के। आनंददेव तिवारी साहब उस समय एसएसपी थे, मेरा कोई पर्चा नहीं था। उन्होंने विवेचना करवाई। विवेचना में आनंददेव तिवारी साहब कानपुर में भी रह चुके हैं, और बिकरू कांड वगैरह। जी, वो एसएसपी आजमगढ़ थे। उन्होंने विवेचना करवाई। विवेचना में जो तथ्य आए, हम, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे ड्राइवर भाई सब हम लोग घर पे हैं। जो मुकदमा लिखा रहा है कि हमारे ऊपर गोली चली है, वो घटनास्थल से उस समय 30 किलोमीटर दूर है। तो सारे तथ्यों के हिसाब से फिर हम लोगों का नाम विवेचना से निकला। मुख्तार अंसारी 120B के मुलजिम हुए, और जिन लोगों ने दिखाया कि हमारे ऊपर गोली चले, वो लोग भी 120B के मुलजिम हुए, जेल गए। तो यह दबाव बनाने का तरीका तो कई तरह से रहा। कुछ लोगों के द्वारा सूचना भी आई, मरवा देंगे, कटवा देंगे, और कुछ फिर आई कि भाई आप ठेकेदारी करते हो तो पैसे ले लो, दबाव बनाने की, जो कहो कर दें काम करने को। तो देखिए हम लोग क्षत्रिय हैं, सही काम के लिए तो लड़ेंगे। अपराधी हैं, नहीं किसी की हत्या नहीं करवा सकते हैं, लेकिन गोली चलेगी अगर हमारे ऊपर तो हम ज़रूर पलटकर गोली चलाएंगे अगर बचे रहे तो। और कानूनी लड़ाई जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और ईश्वर की दया से कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे। प्रशासन, शासन ने बहुत हम लोगों का सहयोग किया, विशेषकर पुलिस विभाग ने बहुत सहयोग किया। 8 लोग, जो लोग दोनों घटनाओं में गोली चलाने में थे, 8 लोग इनकाउंटर में अब तक मार दिए गए पुलिस के मुठभेड़ में। अच्छा, जब भाई साहब की मतलब हत्या हुई थी, उसके बाद आपको कितना चुनौती? 2009 में हत्या हुई थी ना भाई साहब की। 2009 में हत्या के बाद मतलब आपको केस लड़ने में कितनी, उस समय पे तो बीजेपी की सरकार थी नहीं, 14 में केंद्र में आए, उसके बाद 17 में आए, तो उस बीच का जो फासला था उसमें कितनी आपको चैलेंज रहा, और कितनी क्या धमकियाँ वगैरह, क्या उस समय का क्या बीच का? उस समय की ये स्थिति थी कि जिस आप गली से आए हमारे यहाँ, डर के मारे कोई आता नहीं था कि देख लिया गया तो बता दिया जाएगा विधायक जी को तो कार्रवाई हो जाएगी। कुछ अपने मित्र जो दिन रात हमारे लिए जरने मरने को तैयार थे, उन्हीं के बदौलत और परिवार मेरा रहा, और पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। पुलिस प्रशासन का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, इन लोगों ने सहयोग किया और वह लड़ाई लड़ी गई।
ईश्वर कृपा से 2017 में अपनी सरकार बन गई, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, माफियाओं की कमर तोड़कर उन्होंने रख दिया। उसके बाद से फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई। कभी मतलब आपके पास मतलब फ़ोन आया मुख्तार का या उसके किसी गुर्गे चमचे का या अब्बास का, मतलब कि उनके गिरोह का, गुट का कभी भी सामना हुआ या कुछ ऐसा? एक बार टेंडर को लेकर आया था भी अपनी भाई साहब की हत्या नहीं, उसके पहले मुख्तार का फ़ोन आया था, जेल से फ़ोन आया था। किस सन में? अब सन तो कंप्लीट याद नहीं, हमको लग रहा है 6 वो रहा होगा, नहीं 7 या 8 में आया था। आपके पास? हाँ हाँ, कि भाई टेंडर है, टेंडर को आप मत लो। और तो हमने कहा भाई टेंडर तो हम लेंगे, टेंडर ले लिए और टेंडर लिया भी गया था। तो उस समय दबाव के लिए, दबाव में हम आए नहीं। तो गुंडा बदमाश किसी माफिया के दबाव में हम लोग आने वाले नहीं। सही हैं, हाँ, सबसे मिलना जुलना, सबको नमस्ते करना, प्रणाम करना, बड़े छोटे का सम्मान करना, ये शुरू से हम लोग के संस्कार में रहा और रहेगा। लेकिन दबाव बना के कोई दबाव बनाना चाहे तो उसमें हम लोग दबने वाले नहीं। तो क्या फ़ोन आया था? फ़ोन में क्या बोला मुख्तार ने? कितने देर की बातचीत, क्या मतलब कि उसने कहा था? कुछ देर की बातचीत रही, कहे अशोक सिंह जी बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ बोल रहा हूँ। कहें, हमने कहा आप कौन सा बोल रहे हैं? कहा मैं मुख्तार अंसारी विधायक सदर बोल रहा हूँ। हमने कहा विधायक जी प्रणाम, बताइए। जेल से? जेल से फ़ोन आया था। तो चूँकि सरकार थी, उनकी कार्रवाई कोई नहीं हो पाई, तो हमने कहा कि बताइए विधायक जी। कहें आपने टेंडर लिया? कहा हमने कहा खरीदवाया, एक लड़का का नाम लिया कि उससे खरीदवाया आप? हम कहे नहीं, उससे तो हमने नहीं खरीदवाया। कहें उसके पिताजी आपके साथ रहते हैं, आप कह रहे हैं कि खरीदवाए नहीं। हमने कहा कि भाई उसके पिताजी नहीं, उनके चाचा हैं, वो लोग अलग रहते हैं। हाँ हम लोग साथ रहते हैं। हाँ मैंने लिया। तो कह ली है न टेंडरवा? हमने कहा ली है। तो कही तो हमारे लिए चुनौती हुई। तो हम कहे तब विधायक जी? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए चुनौती हुई, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमने कहा यही चुनौती है तो इसको स्वीकार कर लीजिए। कहा मैं फ़ोन रख रहा हूँ, रख दीजिए। इतनी बात हुई थी मेरे। आपने कहा कि फ़ोन रख दीजिए, चुनौती उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए चुनौती हुई। तो हमने कहा तब विधायक जी? तो कहें कि इस चुनौती को मुख्तार अंसारी स्वीकार करता है। तो हमने कहा कि ठीक है। कहा मैं फ़ोन रख रहा हूँ। हमने कहा इसी को चुनौती मानते हैं तो ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन रख रहा हूँ, कह रख दीजिए फ़ोन। इतनी हमारी बात हुई थी। फिर उसके बाद मतलब 2-4 दिन में कभी? नहीं, फिर उसके बाद फ़ोन आया, टेंडर उंडर लिया गया। उसके बाद से फिर टेंडर लड़ना भिड़ना सब शुरू हो गया। वही मन में खुन्नस थी, चूँकि ठेकेदारी का काम भाई साहब ही करते थे, मैं करता नहीं था। अच्छा, एक बात आपने और कही कि जब फ़ोन आया तो आपने बोला विधायक जी प्रणाम। तो मतलब इतना एक तरीके से रौब था कि जेल से एक माफिया फ़ोन कर रहा है और प्रणाम कह के बातचीत करनी? नहीं, बात करने का यह मतलब कि एक सम्मानित पद है विधायक का। मेरी उस समय कोई लड़ाई नहीं थी मुख्तार अंसारी से, मेरे भाई की हत्या नहीं हुई थी। तो एक सम्मान सूचक शब्द है विधायक, वो कुर्सी का सम्मान है, व्यक्ति का नहीं है। तो उस कुर्सी पर अगर कोई व्यक्ति है और बात कर रहा है तब मेरी कोई लड़ाई भी नहीं थी। तो सम्मान के साथ नमस्ते प्रणाम तो करना पड़ता है ना। तो करने में क्या? जेल से फ़ोन कर रहा है? हाँ, जेल से ही फ़ोन था। जेल से ही फ़ोन था। तो उसके बाद आपने कंप्लेन वगैरह नहीं की? कंप्लेन का कोई मतलब नहीं हुआ। कंप्लेन का मतलब हम लोग समझते थे कि क्या होगा, गवर्नमेंट किसकी है और क्या होगा। हाँ, उसके बाद से टेंडर हम लोग लड़ाए और टेंडर लड़ा तो वही खुन्नस थी। उसके बाद उन्होंने भाई की हत्या करवा दी। अच्छा, ये मतलब आप ही राजनीति में आए कि मतलब भाई साहब भी राजनीति करते थे? नहीं, भाई साहब बिजनेस करते थे। और मैं पहली बार 2016 में किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना। मेरे संबंध सबसे थे, सपा के लोगों से, बसपा के लोगों से, भाजपा के, कांग्रेस से, और आज भी हैं, उसी तरह हैं। लेकिन 2016 में पहली बार मैंने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की थी। और मैंने मन से उसी दिन कह दिया था जिस दिन ज्वाइन की थी कि ये मेरे जीवन की पहली और आखिरी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी ही क्यों आपने चुना? क्या मतलब कि ऐसा देखा आपने तो सारा दर्द और सब कुछ झेला है? नहीं, देखिए, अकेली ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर चलने वाली पार्टी है। आप बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर ईमानदारी से आप स्वीकार करें तो 80% लोग उनको, सरकार को वोट नहीं करते हैं। माइनॉरिटी हो या दलित समाज के हो, जो सच्चाई है, नहीं करते हैं। समझ में आएगा, लोग करेंगे। लेकिन पार्टी ने कभी यह नहीं सोचा कि हम जिनको यह सुविधाएं दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं,
स्वास्थ्य की जो योजना है 5 लाख की, यह दे रहे हैं। तो इन सब दे रहे हैं, तो ये हमको वोट करेंगे कि नहीं, एक बराबर जो लोग उस कैटेगरी में आए सबको सरकार दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए, और राष्ट्र हित में देखिए भारतीय जनता पार्टी के आने से कितना सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के आने से देश का कितना सम्मान बढ़ा है। पहले विदेश में अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे लोग, मामूली उस देश का मंत्री कोई आता था रिसीव करने। आज आप देखे होंगे कि वहाँ का सबसे शक्तिशाली देश जो है अमेरिका है, राष्ट्राध्यक्ष खड़ा रहता है और छोड़ने के टाइम भी खड़ा होकर छोड़ता है प्रोटोकॉल तोड़ के। तो देश का सम्मान बढ़ा है। आतंकवाद पर आप देखें, जब भी त्यौहार कोई आता था, दीपावली आए, होली आए, दशहरा आए, तैयारियां होने लगती थी कि भाई कुछ न कुछ विवाद होगा। जगह जगह अनाउंस होने लगता था कि आप संदिग्ध वस्तु छुएं मत, बम हो सकता है। आप जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है देखे हैं, आतंकवाद कश्मीर में ख़त्म हो गया। वही आतंकवादी घुस गया कि आपके बनारस जौनपुर तक ब्लास्ट करते थे, अब कश्मीर के 1-2 जिलों में बचे हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हैं। तो सरकार ने यह काम किया और दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है। और सरकार कतई यह सोचकर काम नहीं की है, हमारी सरकार, मोदी जी हों, यहाँ पूज्य योगी जी हों, कि ये हमारे वोटर हैं, हम इनके लिए करेंगे तो हमको वोट करेंगे। जो उस लायक है सबके साथ जो है एक समान भाव से सरकार ने व्यवहार किया। आप कह रहे हैं कि सरकार मतलब कि सभी के लिए बराबर से काम की है, इसी वजह से हम सरकार से प्रभावित होकर 2016 में भाजपा का झंडा उठाए। और ये एक कहानी और कही जाती है कि आप बोले कि 2016 में हम पहले थे अपने परिवार से जो राजनीति पे आए। एक कहानी और कही जाती है कि मतलब आपके भाई साहब ने ही मुख्तार अंसारी को मऊ पे लाने का काम किया। मऊ में अगर दिया तो आपके भाई साहब ने दिया। यह कुछ विरोधी इस तरह की बात करते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी 5 बार यहाँ से विधायक रहे, तो और सरकार की स्थिति थी कि डीएम और एसपी उनके मर्जी से पोस्ट होते थे। तो जिनको ज़रूरतें पड़ती थी, मैं कभी नहीं गया, भाई साहब हो सकता है एक आध बार गए हूँ, तो जब ज़रूरतें पड़ती थी, विधायक की जो ज़रूरत पड़ेगी, आज अब्बास विधायक है और वह काम विधायक ही कर सकता है, तो मेरे पास व्यक्ति आएगा नहीं, अब्बास के पास जाना पड़ेगा ना। विधायक का जो काम है, जो सांसद का काम है, यह भारत का पहला जनपद है और पहली लोकसभा और विधानसभा है जिसका सांसद और विधायक दोनों जेल में हैं, यह भारत का। तो जाना पड़ता है, तो लोग गए होंगे, ठेकेदारी करनी है, काम करनी है। भाई साहब वहीं पिडोल्डी में रहते थे, वहीं मुख्तार दिन भर सुबह से शाम तक अड्डा रहता, तो मुलाकात हो जाती रही होगी। लाने होने वाला काम, लाने काम तो बसपा ने किया है। बसपा लाई, विधायक बनाई, फिर धीरे 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 उनके मन में लालच बढ़ती गई। जैसे जैसे हाथ पांव बढ़ाते गए वैसे वैसे और ठेकों में, पिडोल्डी में, आरएस में, डूडा में, बिजली विभाग में, सिंचाई विभाग में, सारा उनका कब्जा चलता था। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जैसे आप मतलब कि उनके खिलाफ शुरुआत से टाल ठोकते रहे आपका परिवार, तो आप भी तो साधारण आदमी तो होंगे नहीं, आप भी तो मतलब कि उनसे एक तरीके से 20 नहीं तो 18 तो होंगे ही, तभी तो एक तरीके से उनके खिलाफ लड़ पाए। नहीं, देखिए उसके लिए मजबूत होना, पैसा वाला होना, दबंग होना जरूरी नहीं, आत्मबल होना चाहिए आदमी के पास। आत्मबल से चुनाव लड़ा गया, अपने आत्मबल से लड़ाई लड़ी गई और अपने सहयोगियों के बलौत लड़ी गई है। न हम दबंग है, मेरा परिवार रहा, व्यवसायी रहा है, सम्मानित परिवार रहा है, सब लोग जानते थे, सम्मान के साथ सबसे वार्ता होती रही है, सब लोग आते जाते रहे, सुख दुख में हम लोग भी आते जाते रहे। तो कहीं कोई दबंगई की मेरे परिवार की कहीं एक किसी पर 107-16 भी नहीं है, इस तरह का कोई हमारा इतिहास नहीं रहा। और मुख्तार की भी लड़ाई, मुख्तार की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। कृष्णानंद राय जी की जो हत्या हुई केवल इसीलिए हुई ना कि उन्होंने उनके भाई को विधायकी में हरा दिया। तो भाई ये लोकतंत्र है, इसमें कल आप जीत सकते हैं, आज हम जीत सकते हैं, हम हार सकते हैं, आप हार सकते हैं, उसके लिए किसी की हत्या करा देंगे? ईगो पे लेना नहीं, इस तरह का कार्य तो कोई अपराधी प्रवृत्त, अपराधी दिमाग का व्यक्ति करेगा ना। तो मतलब ईगो पे ले लेता था मुख्तार अपनी हार को या किसी भी चीज़। हाँ, अपराधी तो ही करेगा ना। अपराधी के पास चारा क्या होता है? आपको खरीदेगा, डरवाएगा और नहीं तो फिर मार देगा। तीन ही चारा होता है ना। अच्छा, आप पूज्य योगी जी की बात करते हैं, तो ये बताइए कि उस समय पे जब 2005 में मऊ में कत्लेआम हुआ था, नरसंहार, इतिहास में पहली बार है कि जैसे ट्रेन तक रोकनी पड़ गई थी। तो ये बताइए कि उस समय योगी जी भी जब यहाँ पे आए थे तो पेड़ गिरा के योगी जी को भी रोकने की साजिश ये तमाम सारे लोग किए थे।
देखिए, योगी जी का आशीर्वाद शुरू से मेरे साथ रहा। जब भाई साहब की भी हत्या हुई तो पूज्य योगी जी के का आशीर्वाद रहा और उन्हीं के आशीर्वाद से अपना आत्मबल बढ़ा। तो योगी जी हमेशा अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे, चाहे सत्ता में रहें चाहे सत्ता से बाहर रहें। हाँ, सरकारें थी, आने के लिए रोकना पड़ा, लेकिन योगी जी ने हिम्मत किया चलने के लिए और किसी की हिम्मत नहीं थी चलने के लिए। तो पूज्य योगी जी हिम्मत किए थे। उस समय पे 5 की तस्वीर जब आप लोग मऊ पे देखे तो क्या उस समय का मतलब कि कितना मुख्तार भाई खुलेआम जिप्सी पे आप बताइए कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई व्यक्ति को अपने घर से निकलने की मनाही है और आप जिप्सी पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठकर अंगुली घुमाते हुए घूम के बवाल करा रहे हैं, तो यह तो सत्ता का छूट रहा। और आप जिस बाईपास से जा रहे हैं, हम लोग अपने होश में कभी इस पर कर्फ्यू नहीं लगा था। 2005-06 के दंगे में यहाँ भी कर्फ्यू लगा था, इस रोड पर भी गाड़ी आने जाने मनाई थी। बाईपास हमेशा खुला रहता था, उस समय ये भी बंद हो गए थे, ट्रेन बंद हो गई थी। 3 दिन तक लगातार काट मार चलती ही रही, जो जहाँ था वहीं अपने हिसाब से छूट थी, सरकार थी छूट छोड़े हुई थी। अच्छा, उस समय का विवाद जो रामलीला का तार काटने को लेकर के छोटा सा विवाद था, तो उस छोटे से विवाद को इतना नरसंहार क्यों बनाया? नहीं, वो तो प्लानिंग के साथ किया गया ना कि जब हम तार काटेंगे तो ये लोग शोर मचाएंगे तो हम लोग हमला करेंगे तो बात आगे तक बढ़ेगी। तमाम लोग, किसी को पता नहीं था, दूध वाले बेचारे जो यादव समाज के हैं इसी मऊ में आए थे। आज भी देखेंगे तो हो सकता है कि साइकिल और बल्टे जो हैं कोतवाली में आपको मिलेंगे। उस समय पता ही नहीं चला कितने लोग गायब हो गए। उसमें अपने शहर में गए थे, शहर में एक कारोबार होता है, शहर में गए थे, दंगा भड़क गया, जो जहाँ वहीं फंस गया। तो मतलब कि एक तरीके से साजिश के तहत हाँ, पूरी साजिश रही, पूरी प्लानिंग रही, अपनी तैयारियां लोगों ने कर रखी थी उस समाज के लोगों ने। और यह मुख्तार अंसारी की पूरी दिमागी साजिश थी कि इस तरह का दंगा होगा तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दंगे से लोगों को जोड़ता था, दंगे से जोड़ता था, अपराध से जोड़ता था, अपराध करवाता था, पैसा देता था, काम देता था, जैसे जुड़े हमारे साथ जुड़े लोग। साम दाम दंड भेद। हाँ, सब चलता था। तो मतलब 2005 की तस्वीर, साम दाम दंड भेद, मुख्तार के आतंक, और 5 बार लगातार यहाँ से विधायकी जीतता रहा और किस तरीके के आतंक रहा, ये तमाम सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे थे अशोक सिंह जी। अच्छा, मुख्तार अंसारी बनाया, मतलब कि किसने मुख्तार अंसारी बनाया, आप क्या मानते हैं? मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी दिखाते हैं आप लोग, राष्ट्रीय चैनलों पर चलते हैं कि मुख्तार अंसारी के दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अंसारी था, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरी चीज़ आप लोग दिखाते हैं कि इनके नाना का नाम ब्रिगेडियर उस्मान था, जो नौशेरा के सिर थे। नौशेरा की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, परमवीर चक्र विजेता था। तीसरी बात आप लोग दिखाते हैं कि इनके चाचा का नाम डॉक्टर हामिद अंसारी है। यह तीनों बातें गलत हैं। मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद के रहने ही वाले नहीं हैं, मासूमपुर बलिया के रहने वाले थे। इनके पिता की ननिहाल थी, यहाँ आए थे। इनके दादा का नाम कासिम अंसारी है। इनकी ननिहाल गाजीपुर में सैदपुर के पास सैदपुर भितरी है, एक कोई गांव में नाम भूल रहा हूँ, वहाँ उनकी ननिहाल है। ब्रिगेडियर उस्मान रहने वाले मऊ जिले के घोसी के पास बीबीपुर के रहने वाले हैं, तो कैसे नाना हुए। तीसरी बात कि जिनको चाचा बताया जा रहा है वो गांव के हैं। गांव में तो सबका, कोई जिस गांव में आप रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो गांव के लोगों में चाचा, नाना, दादा, जो भी पद है, भैया भाभी, सब रहता ही है। तो उस तरह के पद रहे, सीधे रिश्ता नहीं है। इस तरह तो आप जोड़ना चाहेंगे, खून का रिश्ता नहीं रहा है। नहीं, सीधे रिश्ता नहीं। आप इस तरह जोड़ना चाहेंगे तो आप जिस बिरादरी, मान लीजिए हम क्षत्रिय हैं, तो हम भी राणा प्रताप तक जा सकते हैं जोड़ के, हम भी कहेंगे कि भाई राणा प्रताप के खानदान के हैं। लेकिन सीधे रिश्ता तो हुआ नहीं। सीधा रिश्ता तो मेरा वहीं हुआ ना, कि जहाँ मेरी ननिहाल है, ससुराल है, बहन की शादी है, बुआ की शादी है, घर के लोग हैं, ये सीधे रिश्ते में आए ना। तो घुमा फिरा के तो कोई कहीं जा सकता है। तो यह मीडिया ने भी लगातार, अब भी देखते हैं तो चलाते हैं, इस परिवार के थे, उस पर, ऐसा सारा कुछ गलत है। अखिलेश यादव ने भी जब फाटक पहुंचे तो यही बात रिपीट की कि उनके परिवार स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी, यही वाली चीज़ रिपीट की। वही जो आप लोग मीडिया चलाते रहे, उन लोगों ने, ये तो जांच का विषय है। अगर हम कह रहे हैं या कोई और कह रहा है तो इसको गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है। मतलब सत्य कुछ और।
सत्य जो हम बता रहे हैं वही यही निकलेगा। आप जांच करवा ले, जो चाहे जांच करवा ले। तो ये अखिलेश यादव को इतना स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर बताने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अच्छा, आपसे बताए तो कि सारा वोट का मामला है। वोट की राजनीति है, वोट चाहिए। उनको लगता है अब जनता वह जाति पात धर्मवाद की बात भूल के अब जनता विकास देख रही, विकास पे वोट पड़ना है, न कि जात पात बनना है। वो गलतफहमी भी अखिलेश यादव जी की इस चुनाव में दूर हो जाएगी। जात पात वाले चीज़ें समीकरण ख़त्म हो गया है। चीज़ें वहाँ पे गाजीपुर का एक तरीके से अगर लोकसभा का सिनेरियो देखेंगे तो करीब 3.5 से 4 लाख यादव वोटर है और 1.5 से 2 लाख मुस्लिम वोटर है। इसी समीकरण को शायद अखिलेश यादव साधने के लिए वहाँ पे गाजीपुर फाटक पहुँचना पड़ा और मतलब तमाम सारी चीज़ें और तमाम सारी बातें जो स्वतंत्रता सेनानी वाला इतिहास जोड़ा उसका भी खंडन अशोक सिंह जी ने किया। तो तमाम सारी चीज़ों पे आज बात हुई, तमाम सारे पहलुओं पर और भी बात करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।